दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये होते क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में मैं आज डिटेल से आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाती है और कैसे कैसे इन सभी का एग्जाम लेती है, क्या क्या चरण होता है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंतिम तक देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं, आईआरएस कैसे बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूपीएससी से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये हर साल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी के थ्रू 1000 से लगभग 1100 तक का सीट निकाला जाता है, यानी वैकेंसी जो होती है लगभग 1000 से लेके 1100 तक होती है। इसमें सभी का रिक्रूटमेंट होता है, जिस तरीके से आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। और इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू ही बनाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे रेलवे के जो है डिपार्टमेंट, उसमें भी यूपीएससी जो क्रैक करते हैं वो लोग रेलवे में भी जाते हैं, जिनका रैंकिंग कम होता है। तो हम समझते हैं क्या होता है। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है 3 चरणों में, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसमें जो टोटल मार्किंग होता है 2025 मार्क्स का होता है, यानी 2025 मार्क्स, जिसमें 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। प्री का आपका नहीं जोड़ा जाता है, और बाकी जो मेंस के होते हैं वो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके लिए इतने सीट होते हैं, यानी मैंने अभी बताया था कि 1000 से 1100 तक का इसमें सीट निकाला जाता है हर साल। तो इस 1100 सीट के लिए लगभग हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, यानी फॉर्म को फिलअप करने वालों का संख्या काफी ज्यादा होता है। सिर्फ 1100 पोस्ट है और इस पे फॉर्म फिलअप होता है लगभग 10 लाख के करीब। यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि 10 लाख फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो प्री में आते आते जो अभ्यर्थियों का जो अटेंडेंस होता है वो 5 लाख हो जाता है। सोचिए 10 लाख लोगों ने क्या क्या फॉर्म फिलअप किया, लेकिन अब ये जो संख्या घट के कितना आ गया एग्जाम देने टाइम तक, 5 लाख आ गया, यानी आधा जनसंख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो 5 लाख लोग हैं उसमें 5 लाख लोग ऐसे हैं जो प्री देते हैं, और इसमें से पास करने वालों का संख्या कितना होता है, 50,000। 5 लाख में से सिर्फ 50,000 ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इस प्री एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। अब 50,000 ऐसे लोग हैं जो मेंस लिखने जाते हैं, यानी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो अब उनको मेंस देना है। ठीक है, अब मेंस के लिए क्या होता है कि मेंस काफी ज्यादा टफ होता है, इसमें रिटन होता है, अच्छे से इसको लिखना पड़ता है, हर एक पेपर को बिल्कुल ही गहराई से जांच किया जाता है, और इसके लिए काफी ज्यादा राइटिंग स्किल होना चाहिए अभ्यर्थी के पास, तब जाके वो मेंस का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेंस क्वालिफाई जो भी अभ्यर्थी कर पाते हैं उनको फिर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जो कि दिल्ली में होता है। दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है यूपीएससी का। गुंबदनुमा टाइप का इसका एक आकार है बिल्डिंग का, और ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर वाले फ्लोर तक इसका अलग अलग कमेटी बैठता है, बोर्ड बैठता है, जिसमें इसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने सीट होते हैं, यानी अगर 1000 सीट है तो उस पे 3 के रेशियो में, यानी 3000 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 1100 सीट है तो 3300 लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 50,000 लोगों ने मेंस लिखा, जिसमें से सिर्फ 3300 या फिर जितना भी संख्या होगा रिक्रूटमेंट का उसका
उससे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही सिर्फ लोगों को बुलाया जाता है और वो लोग आते हैं और उसके बाद जब इंटरव्यू देते हैं तो वो 3300 लोगों में से भी सिर्फ मतलब एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया गया, उसमें से सिर्फ एक लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि अब यहाँ पे लिस्ट एक तैयार किया जाता है। अब ये लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें रैंकिंग होता है कि मेंस में किसने कितना स्कोर किया है। अब मेंस का जिसका स्कोर जो होता है वो इंटरव्यू के साथ फिर जोड़ दिया जाता है। इंटरव्यू आपका कम से कम 15 से 20 मिनट, किसी से आधा घंटा, 45 मिनट तक, मतलब जैसा कैंडिडेट होते हैं, जैसे कैंडिडेट होते हैं उस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है। अगर कोई बंदा दिलचस्प है तो उससे कमेटी या बोर्ड जो होती है काफी लंबा डिस्कशन कर लेती है। तो इस तरीके से उनके साथ जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो 15 मिनट से लेके 45 मिनट 40 मिनट तक हार्डली हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ्स भी है कि इंटरव्यू में बहुत सारे जो बोर्ड के मेंबर होते हैं डराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। मेरा जब उनके साथ जो अनुभव रहा वो काफी अच्छा रहा। वो बोलते हैं कि बिल्कुल ही फ्रेंडली वो लोग बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल नर्वस करना चाहते हो या फिर कुछ और, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल काम होके जा सकते हैं और इजिली वे में अपना आंसर कर सकते हैं। वहां पे कोई बर्डन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आपको पूछा जाएगा उसको टू द पॉइंट रखना है, ये चीज होता है। अब यहाँ पे जब लिस्ट तैयार होगा तो जो 1100 सीट था उसमें से जो टॉप रैंकर होंगे लगभग 100 से लेके 150 रैंक तक जो होंगे उनको आईएएस बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यानी 1100 सीट था, अब यहाँ पे जिसका जितना नंबर होगा उस हिसाब से रैंकिंग तैयार किया जाता है। उस रैंकिंग के अनुसार ही आईएएस, सबसे पहले आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसको प्राथमिकता दिया जाता है। यानी 100 से लेके 150 तक को आईएएस बनाया जाता है। यानी टॉप 50 जो होंगे वो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, उनको लगभग कैबिनेट में रखा जाता है। इसके साथ साथ और भी जो 50 के बाद वाले या फिर 50 से लेके यूं कहें कि 125 तक 150 तक जो संख्या रैंकिंग आता है, वे लोगों को भी अलग अलग स्टेट में उनको कैडर स्पीड मिलता है। कैडर यहाँ पे भी बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कैडर। तो कैडर क्या होता है कि यूपीएससी का जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी समय उस समय तो कैडर नहीं निश्चित होता है, लेकिन जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहां पे कैडर आपको सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि आपको महाराष्ट्र कैडर मिला है, कि गोवा कैडर मिला है, कि केरला मिला है। ठीक है, इस तरीके से अपने देश में जितने भी स्टेट होते हैं उस तरीके से उतना कैडर होता है, उसमें से आपको किसी भी जगह पे भेजा जा सकता है। ठीक है, और जिंदगी भर आपको उसी स्टेट के अंदर यानी जिस कैडर में आपको मिल गया है, जिस कैडर में आपको नियुक्ति मिली है, उसी कैडर में रह के आपको अपना सेवा देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आप उसी कैडर में, मतलब आपको अगर महाराष्ट्र मिल गया तो जिंदगी भर आप उसी में रहेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं अपने जॉब में, तो हो सकता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डेपुटेशन पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बुला ले, आपको फॉरेन कंट्री में भी भेज सकती है। तो इस तरीके से डेपुटेशन पे आपका जॉब जो है कार्डर से चेंज होकर आप दिल्ली में भी जा सकते हैं और भी बहुत जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन ये कम होता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसको कर दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे जो आप समझ गए कि ये जो स्लॉट था रैंकिंग वाला, यानी 1 से लेकर 150 तक, वहां तक आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आप डीएम बोलते हैं, मजिस्ट्रेट भी कई बार लोग बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, जो कि एक जिला का मालिक होता है। अब यहाँ पे आईएएस क्या होता है, और ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के एग्जाम के बाद ये दूसरा नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जाम है पूरे दुनिया में, यूपीएससी। ठीक है, इसलिए इसका इतना ज्यादा महत्व होता है। और जो टॉप रैंकर है उनको आईएएस बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो टॉप रैंकर होंगे उन्हीं को आईएएस मिलेगा। ठीक है, तो इनका पावर क्या होता है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई इंसान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाता है
तो उसको इतना ज्यादा पावर मिल जाता है कि वो पूरे दुनिया का पुलिस सिस्टम से जुड़ जाता है। ठीक है, अगर वो इंसान अगर महाराष्ट्र में किसी जिले में काम कर रहा है तो वो लंदन पुलिस से भी कनेक्टेड है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि उसके पास कितना ज्यादा पावर होता है। अगर वो आईएएस अगर चाहे तो वो रातों रात किसी को अरबपति करोड़पति बना सकता है, क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन का मेंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का मेंबर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आने वाले 5 साल के अंदर कहाँ पे कौन सा रोड बनने वाला है, कहाँ पे चीनी फैक्ट्री लगने वाला है, क्या लगने वाला है, ये सारा चीज का उसको जानकारी होता है। अगर वो एक इंफॉर्मेशन अगर शेयर करता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से इसका ये लूप होल्स है कि अगर आईएएस ये शेयर करता है तो मतलब ये पावर नहीं, लेकिन उसके पास ये इतना होता है कि वो कर सकता है किसी को, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि आईपीएस, तो जो 150 के बाद वाले जो रैंकर्स होते हैं लगभग 250 या 300 तक, मान के चले 250 तक, तो उस रैंक तक क्या होता है कि आईपीएस बनाए जाते हैं। उनका ट्रेनिंग हैदराबाद में होता है और जो आईएएस होते हैं उनका ट्रेनिंग मसूरी में होता है। ठीक है, जिसको लबासना भी हम लोग बोलते हैं, मसूरी में होता है जो ट्रेनिंग। ठीक है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हैदराबाद में आईपीएस का और मसूरी में आईएएस का ट्रेनिंग होता है। तो आईपीएस क्या होता है कि एक जिले में एक हेड के रूप में वर्क करता है। अगर आप आईपीएस बनते हैं, शुरू में किसी को डायरेक्ट आईपीएस नहीं बनाया जाता है, हमेशा डीएसपी इस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद होते तो वो आईपीएस ही है, लेकिन थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग पीरियड तक डीएसपी वगैरह रखा जाता है। उसके बाद फिर एसपी का पोस्ट दिया जाता है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस तरीके से वो अपने पोस्ट को संभालते हैं और अपने जिले के अंदर लगभग हेड के रूप में ही काम करते हैं। हालांकि उनसे ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे डीजीपी, ये लोग उनके हेड होते हैं, ऊपर में होते हैं, उनको जवाबदेही होता है उनके लिए, यानी एसपी जो होते हैं उनको जवाबदेही देना होता है, किसको, डीजीपी को। और भी जो आईएएस है यानी डीएम है उनको जवाबदेही देनी होती है कि किस तरीके से आपने वर्क किया, ये सारा चीज उनको बताना होता है, ब्रीफ करना होता है। वो ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली सारा चीज डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप ही सारा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पोस्ट है एक प्रशासनिक सेवा को संभालने के लिए, यानी अगर किसी जिले में बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई हो, गुंडागर्दी हो रहा है, तो उस चीज को, शासन व्यवस्था को संभालने में, इस तरीके के कार्य को पूरा करने में आईपीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद का जो रैंकिंग होता है वो आईआरएस का होता है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और जैसे जैसे हम बैंक में जाते हैं अलग अलग सर्विसेज में इनको डाला जाता है, लेकिन ये जहाँ पे भी होते हैं आने वाले समयों में एक हेड के रूप में काम करते हैं, यानी सभी का ही लीडर हो जाते हैं। लीडर उस तरीके से लीडर नहीं कि नेता खादी वाला लीडर, लेकिन अपना हेड के रूप में ये वर्क करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, यूपीएससी किस तरीके से एग्जाम लेती है, किस तरीके से अभ्यर्थियों का संख्या इतना ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा इस वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।